अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11 बी का क्वेश्चन नंबर 4। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 11 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशन एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक, यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 को। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट को भी रीड करेंगे, इन फिगर्स को समझेंगे और रोम्बस से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं तो रोम्बस की प्रॉपर्टीज को भी समझेंगे। अगर आपको रोम्बस की प्रॉपर्टीज पहले से ही आती हैं तो आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड या स्किप करके देख सकते हैं डायरेक्ट सॉल्यूशंस को। तो हम यहाँ पर रोम्बस की प्रॉपर्टीज को समझने के बाद ही इनके सॉल्यूशन को प्रॉपर्ली करने वाले हैं। तो आइए पहले स्टेटमेंट को रीड कर लें। तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रोम्बसेस। तो आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 के ए और बी पार्ट में दो डिफरेंट रोम्बसेस बनाकर दी गई हैं। इन रोम्बसेस में जो अननोन्स हैं उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करके दिखाएं। अगर आप ए पार्ट में देखें कि जो रोम्बस बनी हुई है इसमें पी डिग्री और क्यू डिग्री, जो कि दोनों एंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ये अननोन्स हैं। इनकी वैल्यूज को आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा और एक एंगल यहाँ पर 38 डिग्री आपको इस रोम्बस में बताया गया है। इसी तरीके से बी पार्ट में देखें, जो रोम्बस बना हुआ है इसमें एस डिग्री और आर डिग्री, ये दोनों अननोन्स हैं। इन दोनों की वैल्यूज आपको नहीं मालूम, इन्हीं की वैल्यूज को आपको फाइंड आउट करना है इस बी पार्ट में। और आपको एक एंगल यहाँ पे 42 डिग्री बताया हुआ है। तो बेसिकली इन दोनों रोम्बस में जो अननोन्स हैं, जो कि एज अ एंगल यहाँ पर मौजूद हैं, अननोन्स भी हैं और एंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इन्हीं की वैल्यूज को आपने फाइंड आउट करके दिखाना है। तो इसके लिए जरूरी है कि आपको रोम्बस की प्रॉपर्टीज के बारे में पता हो। तो अब आपको जो सामने इमेज नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको एक रोम्बस बनी हुई नजर आ रही है और उसकी प्रॉपर्टीज मेंशन नजर आ रही हैं। मैं जल्दी से आपको तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज समझाऊंगा, उसके बाद हम क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चलेंगे। तो देखिए, ये जो हमारे पास यहाँ पे शेप बनी हुई है, जो फिगर बनी हुई है, यही बेसिकली रोम्बस कहलाती है। तो रोम्बस की सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि देयर आर टू पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड। तो रोम्बस में टू पेयर्स आपको मिलते हैं पैरेलल साइड्स के। अब याद रखिएगा, रोम्बस भी 4 साइडेड फिगर है, यानी ये एक तरह का क्वाड्रिलेटरल है। जनरली 4 साइडेड फिगर्स को हम क्वाड्रिलेटरल भी बोलते हैं और फिर आगे उनकी कैटेगराइजेशन होती है। फर्दर आप हम कह लें उनकी प्रॉपर्टीज के मुताबिक उनके डिफरेंट नेम्स भी रखते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल में से ही एक शेप हमारे पास क्या है, रोम्बस। ये भी 4 साइडेड फिगर आपको नजर आ रहा है और इसमें दो पेयर्स मिलेंगे पैरेलल साइड्स के। इसका क्या मतलब है, यानी इसमें आपको दो साइड्स ऐसी मिलेंगी जो आपस में पैरेलल होंगी। और पैरेलल साइड्स उनको बोलते हैं जो एक दूसरे को टच ना करें, एक दूसरे को क्रॉस ना करें। जैसे आप देखिए, यहाँ पर जो साइड ए बी है, इसके बिल्कुल इधर सामने एक साइड डी सी है। ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। दोनों पे देखें डबल एरो हेड्स भी लगाए गए हैं। ये एरो हेड्स पैरेलल साइड्स को शो करने के लिए या पैरेलल लाइंस को शो करने के लिए ही लगाए जाते हैं। यानी ए बी साइड और डी सी साइड आपस में पैरेलल है, ये एक पेयर हो गया। इसी तरीके से आप देखें, जो बी सी साइड है इसके बिल्कुल सामने इधर ए डी साइड है, ये भी आपस में पैरेलल है। इन दोनों पे सिंगल एरो हेड जो है लगाया गया है। ये एरो हेड यही शो करता है कि ये पैरेलल साइड्स हैं, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। तो इस तरह हमारे पास दो पेयर्स आपको मिलेंगे रोम्बस के अंदर, जो कि पैरेलल साइड्स के होंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हमें पैरेलल साइड्स रेक्टेंगल में और पैरेललोग्राम में भी मिलती हैं। ये भी चीज आपने याद रखनी है। अब दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि इसके चारों के चारों साइड्स सेम लेंथ की होंगी। जिस तरह स्क्वायर की तमाम साइड्स की लेंथ एक जैसी होती है, रोम्बस में भी तमाम साइड्स की लेंथ एक जैसी होती है। यानी जो साइड की लेंथ होगी ए बी, वही होगी बी सी, वही होगी सी डी, वही होगी डी ए या ए डी, आप पढ़ लें। तो तमाम साइड्स की लेंथ इसकी एक जैसी होती है। ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं। ऑपोजिट एंगल कौन से वाले, जैसे आप देखिए यहाँ पे जो ए वर्टेक्स के ऊपर ये पूरा का पूरा एंगल बनेगा, जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, ये इक्वल होगा अपने बिल्कुल सामने यानी बिल्कुल ऑपोजिट वाले वर्टेक्स के ऊपर बनने वाले एंगल के, यानी सी वर्टेक्स के। इस तरह जो एंगल यहाँ पर डी पे बनेगा पूरा का पूरा, ये अपने ऑपोजिट यानी इस बी पे बनने वाले एंगल के इक्वल होगा। तो रोम्बस के अंदर ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं और यही सेम प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में भी मिलती है। जब हम उसके क्वेश्चंस करेंगे वहां पे भी आपको मैं ये बताने वाला हूँ। तो रोम्बस में ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, हमेशा वो इक्वल होते हैं। अगले नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलें। यहाँ पर एक तरह की दो प्रॉपर्टीज हैं। तो पहली प्रॉपर्टी ये कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को राइट एंगल्स के ऊपर। इसका क्या मतलब है, डायगोनल आपको पता है हम किसको बोलते हैं, जब भी दो वर्टिसेस जो कि आमने सामने होते हैं उनको मिलाते हैं तो एक डायगोनल मिलता है। जैसे ए एक वर्टिस है, इसके सामने बिल्कुल सी वर्टिस है, तो ए और सी को आप मिलाएंगे तो ये भी एक डायगोनल है। बी एक वर्टिस है, एक डी वर्टिस है, ये दोनों आमने सामने, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये भी एक डायगोनल है। और आप देख सकते हैं ये डायगोनल्स दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर क्रॉस कर रहे हैं। यानी यहाँ पे ये एक दूसरे के एक तरह के परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि 90 डिग्री बना रहे हैं। यहाँ पे भी कितना बनाएंगे 90 डिग्री, यहाँ पे भी कितना बनाएंगे 90 डिग्री, यहाँ पे भी कितना बनाएंगे 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करने का मतलब है जब ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को किसी पॉइंट पे क्रॉस करेंगे तो वहाँ पे इस तरह एंगल चारों तरफ 90 डिग्री बन रहा होगा और बाइसेक्शन हो रही होगी। बाइसेक्शन का मतलब जिस तरह यहाँ पे देखिए इन्होंने ई पॉइंट के ऊपर क्रॉस किया है, तो जितनी लेंथ ए ई की होगी
उतनी ही लेंथ ई से लेके सी तक की होगी, और जितनी लेंथ ई डी की होगी, यहाँ पे मैं 3 डैश लगा रहा हूँ, उतनी ही लेंथ बी ई की होगी। यानी हर डायगोनल के दो इक्वल, आप कह लें हर डायगोनल के इक्वल हाफ्स हो जाएंगे, बाइसेक्ट हो जाएगी। बाइसेक्ट का मतलब उनको दो हिस्सों में, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड वो कर देंगे। तो ये डायगोनल्स एक दूसरे को क्रॉस करते हैं 90 डिग्री पर, यानी राइट एंगल के ऊपर, और जब क्रॉस करते हैं तो जितनी लेंथ यहाँ होगी उतनी यहाँ पर होगी, और जितनी लेंथ यहाँ पर बनेगी उतनी ही फिर इसके इस साइड पर बनेगी। ये आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी वर्किंग को रिमूव भी कर दूँ ताकि आपको बाकी प्रॉपर्टीज़ समझाने में मेरे लिए आसानी रहे। तो ये मैंने यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें रिमूव कर दी। तो अब आगे पढ़े, लास्ट वाली जो इसकी प्रॉपर्टी है, ये इसकी प्रॉपर्टी नंबर ऑफ 5 कह लें, तो ये है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट द इंटीरियर एंगल्स। वो कह रहे हैं ये डायगोनल्स एक दूसरे को तो बाइसेक्ट कर ही रहे थे राइट एंगल पर, ये इंटीरियर एंगल्स को भी बाइसेक्ट करेंगे। अब इंटीरियर एंगल्स का क्या मतलब है, जैसे ये ए पे जो कंप्लीट एंगल बन रहा है वो इंटीरियर एंगल है, यानी जितना एंगल यहाँ पे बनेगा ना इस AC डायगोनल की वजह से, उतना ही एंगल यहाँ पे बनेगा, यानी ये हाफ ऑफ हो जाएंगे। इसी तरीके से आप देख लें यहाँ पर कि जितना एंगल यहाँ पर बनेगा ना उतना ही एंगल आप कह लें यहाँ पर बनेगा, यानी हाफ ऑफ हो जाएंगे, इनके इक्वल हाफ्स हो जाएंगे। एंगल भी हाफ ऑफ हो जाते हैं जब ये डायगोनल्स इस तरीके से बनाए जाते हैं। तो रोम्बस के अंदर ये वाली प्रॉपर्टीज होती हैं। इसमें 2 पेयर्स होते हैं पैरेलल साइड्स के, इसकी तमाम साइड्स की लेंथ भी एक जैसी होती है, इसमें ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, इसमें डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री के ऊपर क्रॉस कर रहे होते हैं और साथ साथ बाइसेक्ट भी कर रहे होते हैं, और इसके अलावा इसके इंटीरियर एंगल्स को भी हाफ ऑफ कर रहे होते हैं। ये हमारे पास है रोम्बस की प्रॉपर्टीज। तो उम्मीद है आपको तमाम रोम्बस की प्रॉपर्टीज समझ आ गई होंगी। अब हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर ए की तरफ। तो अब हम पार्ट नंबर ए का सोल्यूशन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। मैंने फिर भी रेफरेंस के तौर पे इधर ऊपर प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर आपके सामने मेंशन किया हुआ है, ताकि जब मैं यहाँ से कोई रेफरेंस देना चाहूँ तो आपको यहाँ से चीज़ें समझ आ जाएं। तो ए पार्ट में आपने फाइंड आउट करके दिखाना है क्यू डिग्री को और पी डिग्री को। तो यहाँ पर हमने बाकी जो प्रॉपर्टीज़ इससे पहले हम पढ़ते आए हैं, चैप्टर नंबर 10 में भी मैंने पढ़ाई हैं और D1 के 7th एडिशन में भी पढ़ाई हैं, वो भी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टीज़ कौन सी थी, ट्रांसवर्सल वाली। तो मैं जल्दी से यहाँ पर बताऊँ, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि अगर आपके पास कोई 2 लाइन्स हो, लेट से एक लाइन ये है, इसका नाम L1 रख देते हैं, एक लाइन ये है जिसका नाम L2 रख देते हैं, और ये दोनों पैरेलल लाइंस है, यानी आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। तो इन दोनों लाइंस को कोई भी लाइन इस तरीके से क्रॉस करके जाएगी तो इस लाइन को बोलेंगे ट्रांसवर्सल। ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। और ट्रांसवर्सल की वजह से यहाँ पे कुछ डिफरेंट एंगल्स बनते हैं, इनमें से कुछ एंगल आपस में इक्वल होते हैं और उनके डिफरेंट नाम होते हैं। तो इसी तरीके से अगर आपके पास कोई एंगल इस तरह का बने कि लेट से अगर एक एंगल यहाँ पर बन रहा है, इसका नाम मैं रख देता हूँ लेट से P डिग्री, तो इसी ट्रांसवर्सल पे रहते हुए इसी ट्रांसवर्सल के दूसरी तरफ नीचे यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो भी हमेशा P डिग्री ही होगा, और इन एंगल्स को बोलते हैं आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इनकी पहचान ये होती है कि ये जो 2 लाइंस पैरेलल होती हैं ये इनके इनसाइड होते हैं, एक ही ट्रांसवर्सल के साथ कनेक्टेड हैं। देखिए दोनों एक ही ट्रांसवर्सल के साथ कनेक्टेड हैं, ऑपोजिट साइड्स पे होते हैं। देखिए अगर ये लेफ्ट पर है तो ये नीचे देखिए राइट पर है, और जहां पर इस ट्रांसवर्सल ने इन दोनों लाइंस को कट किया होता है जिन पॉइंट्स पर, उनके साथ कनेक्टेड होते हैं। जैसे ये ऊपर वाला P डिग्री इस वाले पॉइंट के साथ कनेक्टेड है और नीचे वाला P डिग्री इस अलग पॉइंट से कनेक्टेड है जहां पर ट्रांसवर्सल ने इस लाइन 2 को कट किया। तो ऐसे एंगल्स जो लाइन्स के आप कह लें इनसाइड बने, एक ही ट्रांसवर्सल के साथ कनेक्टेड हो और अल्टरनेट आप कह लें साइड्स पर हो, एक लेफ्ट पर हो दूसरा राइट पर हो, इनको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये हमेशा इक्वल होते हैं। इसी तरीके से जो एंगल यहाँ पर बनेगा उसका अल्टरनेट यहाँ पे बनेगा, वो भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अब आप इसी चीज़ को यहाँ पर देखें कि यहाँ पर हमारे पास रोम्बस में 2 पेयर्स थे पैरेलल साइड्स के। अगर आप इस वाली साइड को देखें CB को, मैं इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ। ये देखें मैंने इसको इस डायरेक्शन में क्या कर लिया, एक्सटेंड कर लिया। और इसी तरीके से देखें जो आपके पास ये AD वाली साइड है, इसको भी मैं इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में एक्सटेंड कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि इन दोनों पे इस तरीके से एरो हेड यहाँ पर लगाए गए थे, और एरो हेड यही शो करते हैं कि ये दोनों साइड्स क्या हैं, आपस में पैरेलल हैं। तो ये एक तरह की हमारे पास 2 लाइन्स हो गई साइड्स की फॉर्म में जो कि पैरेलल हैं। अब इन दोनों साइड्स को कट करने वाली, टच करने वाली एक लाइन एज अ डायगोनल मौजूद है। आप देखिए जो D से लेके B तक वाली लाइन है ना, ये डायगोनल है। और इसके अलावा अगर आप इसको एक्सटेंड भी कर लें इस तरीके से इधर को और इधर को, तो ये पूरा ये वाला ही सिनेरियो बन जाता है कि 2 लाइंस हैं और उनको कट करने वाली एक लाइन ट्रांसवर्सल के तौर पे मौजूद है। तो अब आप देखिए जो एंगल यहाँ पे बन रहा है P डिग्री, इसका बिल्कुल अल्टरनेट पोजीशन पे एंगल यहाँ पे बनना चाहिए, यानी जितना एंगल यहाँ पर होना चाहिए उतना ही यहाँ पर होना चाहिए, या जितना यहाँ पर होना चाहिए उतना ही यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। तो अगर आप टेक्निकली देखें कि ये अगर एंगल 38 डिग्री है तो इसकी अल्टरनेट पोजीशन पर जो यहाँ पे P डिग्री लिखा हुआ है ये भी 38 होना चाहिए, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं आपके पास, हमेशा इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब P की वैल्यू तो डायरेक्ट ही आपको पता चल रही है कि वो क्या है, 38 डिग्री। तो आप यहाँ पर सोल्यूशन के तौर पे लिख सकते हैं कि हमारे पास जो P की वैल्यू है वो तो हमें देख के ही पता चल रही है कि वो कितनी होने वाली है, 38 डिग्री। उसकी रीज़न क्या है कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं P और 38, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। तो अब आगे आप ये लिखेंगे भी ALT डॉट अल्टरनेट
ठीक है। आप इंटीरियर ना भी लिखें तो भी ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर यहाँ पर एंगल्स, ठीक है। और आपने बताना है कि किन दो पैरेलल लाइंस के या पैरेलल साइड्स के दरमियान बन रहे हैं। एक तो साइड ये थी BC और एक साइड ये थी AD, तो आप कहेंगे ये AD और BC जो पैरेलल साइड्स हैं उनके दरमियान ये बन रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे AD इज़ पैरेलल टू, ये दो लाइंस जो लगाएंगे ये पैरेलल की होती हैं, और आगे क्या लिख देंगे BC, AD इज़ पैरेलल टू BC। तो देखिए आपको P की वैल्यू तो डायरेक्टली पता चल गई कि वो कितनी आ गई, 38 डिग्री। तो इस तरीके से ट्रांसवर्सल वाले कंसेप्ट को यूज़ करके हमने जो है, आप देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यूज़ करके ये वैल्यू निकाल ली। अब आप इसको थोड़ा स्ट्रेट करके भी फिगर को बनाना चाहेंगे तो भी आप समझ जाएंगे कि कुछ इस तरह का सिनेरियो बनेगा, एक साइड ऊपर एक साइड नीचे, और इस तरीके से एक जो है डायगोनल जा रहा है। तो यहाँ पे अगर उन्होंने P लिखा हुआ था तो इसके अल्टरनेट पोजीशन पे जो यहाँ पे एंगल है वो भी P होना चाहिए। तो यहाँ पे 38 लिखा था तो ये 38 है, तो ये भी 38 है, ये P है तो ये भी P है, यानी अगर ये 38 है तो इसको भी फिर 38 ही कहना पड़ेगा। इस कंसेप्ट के मुताबिक यहाँ पे P की वैल्यू हमारे पास आसानी से आ जाती है। अब मैं यहाँ पर इस वर्किंग को रिमूव कर देता हूँ ताकि हम बाकी जो दूसरा मिसिंग इसका अननोन है उसको आसानी से फाइंड आउट कर सकें। तो P की वैल्यू तो हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया है, हमारे पास इसका A पार्ट का में सोल्यूशन, ठीक है। अब चलते हैं इसके आगे। अब देखिए हमने Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब Q की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, मैंने आपको अभी रोम्बस की ये प्रॉपर्टी बताई थी कि रोम्बस की तमाम साइड्स की लेंथ एक जैसी होती है, यानी जितनी इस साइड की लेंथ होगी ना आपके पास, उतनी ही इस साइड की होगी, उतनी ही इस साइड की होगी, उतनी ही इस साइड की होगी। और अगर आप नोटिस करें कि ये अगर हम Q को वैल्यू निकालना चाहते हैं तो Q एक तरह के ट्राइंगल के इनसाइड है। किस तरह, मैं उसकी आउटलाइन आपको बना के दिखाता हूँ। आप देखिए ये एक ट्राइंगल है, ये देखिए BDA, ठीक है, ABDB कह सकते हैं, ABDB कह सकते हैं। तो देखिए ये एक ट्राइंगल के इनसाइड एंगल बन रहा है Q डिग्री, और क्योंकि रोम्बस की तमाम साइड्स इक्वल होती हैं तो अगर आप देखें ये एक ट्राइंगल जो बन रहा है इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड लाजमी क्या होगी, इक्वल। और आप जानते हैं ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स की लेंथ इक्वल आ जाए, यानी जितनी लेंथ इधर हो उतनी ही लेंथ इधर हो, इसको बोलते हैं आइसोसेलिस ट्राइंगल। इसका क्या नाम होता है, आइसोसेलिस ट्राइंगल। और आइसोसेलिस ट्राइंगल में जो एंगल यहाँ पर बन रहे होते हैं ये होते हैं बेस एंगल्स, और ये हमेशा इक्वल होते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज़ मैं आपको पिछले चैप्टर्स में बता चुका हूँ। तो अगर आप इधर भी देखें कि ये जो ट्राइंगल है ABD, इसके भी बेस एंगल्स इक्वल होंगे, यानी अगर यहाँ पर 38 डिग्री लिखा हुआ है तो यहाँ पर बनने वाला एंगल भी, ये जो मैं शेड कर रहा हूँ छोटा सा, ये भी कितना होगा, 38 डिग्री। तो इसका मतलब अगर आपको ट्राइंगल के दो एंगल्स पता है तो तीसरे आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं ट्राइंगल की एंगल सम वाली प्रॉपर्टी के मुताबिक, क्योंकि ट्राइंगल के तमाम इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 के इक्वल होता है। तो अगर ये 38 है तो ये भी 38 है, और ये दोनों 38 की मदद से आप आराम से क्यों बता सकते हैं। लेकिन आप इस एंगल को मेंशन जरूर करेंगे कि आप इसको 38 क्यों कह रहे हैं। तो ये एंगल बन रहा है ABD, यानी A और D के दरमियान B पर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि जो हमारे पास एंगल ABD है वो क्या है, वो है 38 डिग्री। और आगे आप रीज़न भी देंगे क्यों, क्योंकि वो बेस एंगल बनता है, बेस एंगल किसका, एक आइसोसेलिस ट्राइंगल का, ऑफ आइसोसेलिस ट्राइंगल। और इस ट्राइंगल का नाम भी है, वो है ABD ट्राइंगल, ABD ट्राइंगल। अब आपको पता है ट्राइंगल के तमाम एंगल की सम की प्रॉपर्टी जो है वो है कि तमाम एंगल का सम 180 के इक्वल होता है। तो हम सबको सम कर दें, यानी जो एंगल Q डिग्री है जो हमें चाहिए, एक ये D पे जो बन रहा है 38 डिग्री ये वाला, और एक ये जो अभी हमने बेस एंगल की वजह से 38 का है ये वाला, इन सब का सम किसके इक्वल होना चाहिए, 180 डिग्री के। आगे रीज़न भी लिखें, क्योंकि ये हमारे पास एंगल्स का सम है। कैसे, किस एंगल का सम है, ऑफ आइसोसेलिस ट्राइंगल ABD, क्योंकि आइसोसेलिस ट्राइंगल के एंगल्स का सम है। अब यहाँ पर जस्ट आपने क्या करना है, अब आप देखें यहाँ पर 38 को आप 38 में ऐड करेंगे तो हमारे पास आसानी से आगे हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो 38 में अगर आप 38 ऐड करवा दें तो ये हमारे पास आ जाएगा Q डिग्री यहाँ पर वैसे का वैसे ही, 38 + 38 होता है 76 डिग्री, और यहाँ पर इक्वल टू का साइन, और यहाँ पर 180 डिग्री वैसे का वैसे ही। अब यहाँ पर Q डिग्री वैसे का वैसे ही रहेगा, और 76 डिग्री यहाँ पर ऐड हो रहा है, इसको आप इक्वेशन के दूसरे मूव करेंगे तो ये वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी 180 डिग्री माइनस 76 हो जाएगा। और 180 में से अगर आप 76 माइनस करते हैं तो आपके पास Q डिग्री का आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा
4 डिग्री। तो अगर आप इनको कंपैरिजन कर लें डिग्री के लिहाज से सेम है, तो नीचे लिखी हुई चीज़ें भी सेम ही हैं, तो आप बगैर डिग्री के Q को 104 भी कह सकते हैं। तो हमारे पास Q की वैल्यू भी आ गई। तो इस तरीके से आप देखें, हमने Q की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली, P की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। तो उम्मीद है आपको इसके A पार्ट का सोल्यूशन समझ आ गया होगा। तो इन प्रॉपर्टीज़ की मदद से हम इस A पार्ट को आसानी से कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर A पार्ट फिनिश हुआ, अब चलते हैं इसके B पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर बी को। तो पार्ट नंबर बी में आर डिग्री और एस डिग्री अननोन है, इसकी वैल्यूज़ को हमने फाइंड आउट करके दिखाना है। तो पहले जो हमें आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और ये बिल्कुल उसी सेम प्रॉपर्टी से फाइंड आउट करेंगे जहाँ पर हमने ए वाले पार्ट के अंदर आप देख सकते थे पी डिग्री की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी। तो मैं आपको फिर से वही प्रॉपर्टी दोबारा बता देता हूँ जल्दी से। ये हम पार्ट नंबर बी करने जा रहे हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि अगर आपके पास कोई दो साइड्स या दो लाइन्स आप कह लें हों इस तरीके की, जो कि एक दूसरे के लिहाज से क्या हो, पैरेलल हो, इसका नाम लाइन 1 रख देता हूँ, इसका नाम L2 लाइन 2 रख देता हूँ, और उन दोनों लाइंस को क्रॉस करने वाली कोई लाइन इस तरीके से मौजूद हो जिसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। तो इसका नाम क्या होता है आपके पास, ट्रांसवर्सल। तो जो एंगल इस पोजीशन पे बनेगा, लेट्स से अगर मैं कह देता हूं कि इस एंगल का नाम कोई आर डिग्री है, उतना ही एंगल इसके बिल्कुल नीचे इसकी अल्टरनेट पोजीशन यहां पर बनेगा, ये भी कितना होगा, आर डिग्री। और इन एंगल्स का नाम होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इनको पहचानेंगे कैसे, ये हमेशा आपके पास इन दो लाइन्स के इनसाइड बनेंगे, ठीक है। ये दो लाइंस भी हो सकती हैं, दो साइड्स भी हो सकती हैं फिगर के केस में, और हमेशा सेम ट्रांसवर्सल से कनेक्टेड होंगे। देखें ये ऊपर वाला भी सेम ट्रांसवर्सल से कनेक्टेड है, नीचे वाला भी सेम ट्रांसवर्सल से कनेक्टेड है, और जहां पे ये ट्रांसवर्सल ने इन दोनों लाइंस को कट किया होगा उनके साथ जुड़े होंगे। जैसे ऊपर वाली लाइन को इस पॉइंट पर टच किया तो ये इधर इसके साथ कनेक्टेड है, नीचे वाली लाइन को इस पॉइंट पर टच किया तो इसके साथ कनेक्टेड है, और इनकी पोजीशन अल्टरनेट होगी, यानी अगर ये लेफ्ट पर है तो इसका अल्टरनेट नीचे राइट पर होगा। तो इन एंगल्स का नाम होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये हमेशा इक्वल होंगे। इसी तरीके से जो एंगल यहाँ पे बन रहा होगा तो इसके नीचे अल्टरनेट पोजीशन पर यहाँ पर जो बन रहा होगा वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अब आपने यही सिनेरियो यहाँ पर देखना है। आप देखिए जो BC वाली साइड है, अगर आप इसको एक्सटेंड कर लें इस डायरेक्शन में, इधर भी और इधर भी, और इसी तरीके से जो इसके पैरेलल थी साइड AD, इन पे दोनों पे डबल एरो हेड्स भी लगा हुआ है, इसको भी आप इधर एक्सटेंड कर लें और इधर कर लें, ठीक है। तो इनके ऊपर एक ट्रांसवर्सल मौजूद है डायगोनल की सूरत में। जो A से लेकर C तक की लाइन है, ये एक तरह का डायगोनल भी है और ये ट्रांसवर्सल भी है। इसको अगर आप आगे इस तरह एक्सटेंड कर लें और इधर भी कर लें तो आप समझ जाएंगे कि ये लाइन बेसिकली क्या है, एक तरह की ट्रांसवर्सल, ठीक है। क्योंकि ये वाली जो लाइन ट्रांसवर्सल जिसको मैं कह रहा हूँ, ये ऊपर वाली साइड को इस C पॉइंट पर और नीचे वाली साइड को इस A पॉइंट पर कट कर रही है। तो इसके मुताबिक जब ये ट्रांसवर्सल यहाँ पे मिल गया, दो साइड भी मिल गई जो कि पैरेलल लाइंस का रोल प्ले कर रही हैं, तो यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होने चाहिए। तो जो एंगल यहाँ पर बन रहा है आर डिग्री, तो इसका अल्टरनेट नीचे होना चाहिए, यानी वो इक्वल होना चाहिए इधर पे बनने वाले एंगल के। तो देखें इधर आ रहा है और इधर देखें पहले से लिखा हुआ है 42। इसका मतलब अगर ये 40 डिग्री है, 42 डिग्री है, तो ये भी 42 डिग्री है, ये आर डिग्री है तो ये भी आर डिग्री, दोनों इक्वल होंगे। इसका मतलब आर डिग्री और 42 डिग्री इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या बनते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते हैं। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमारे पास जो आर डिग्री है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा 42 डिग्री के। और रीज़न क्या होगी, अल्टरनेट ALT डॉट इंटीरियर एंगल्स, और ये किन दो पैरेलल साइड्स के दरमियान बने, एक साइड थी BC और एक साइड थी AD, ये दोनों आपस में पैरेलल थे। तो आप लिखेंगे AD पैरेलल टू BC, ये दो लाइंस हम पैरेलल के लिए यूज़ करते हैं। तो देखें जब भी कोई ये यहाँ पे इस तरह का सिनेरियो है कि दो ये इस तरह साइड्स हैं हमारे पास BC और AD, और इस तरह जो डायगोनल है इनको क्रॉस करके गुजर रहा है, तो यहाँ पे उन्होंने आर डिग्री लिखा हुआ है। तो मैंने आपको ये बताना चाहा कि जितना यहाँ पर होगा उतना ही यहाँ पर करके होगा, और यहाँ पर आप देखिए इधर फिगर में 42 डिग्री लिखा हुआ है, तो इसलिए आर डिग्री 42 डिग्री के इक्वल है, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते हैं। तो देखिए आर की वैल्यू तो हमें बड़ी आसानी से पता चल गई। अब मैं इस वर्किंग को यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि ये आपको पता चल गया है कि आर डिग्री की हमारे पास वैल्यू क्या होती है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास एस कैसे निकलेगा, यहाँ पे एस की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए मैंने आपको ये चीज़ अभी बताई है पिछले पार्ट में भी कि रोम्बस की तमाम साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, यानी जितनी AD वाली साइड की लेंथ होगी ना, उतनी ही AB की होगी, उतनी ही BC की होगी, उतनी ही DC की होगी। अब ये जो S डिग्री आपके पास है ना, ये एक तरह के ट्राइंगल के इनसाइड है। किस ट्राइंगल के इनसाइड है, आप देखें यहाँ पे भी एक ट्राइंगल है ADB, मैं इनकी आउटलाइन बना रहा हूँ ADB, ये देखें ये एक ट्राइंगल है, ये इसके इनसाइड बन रहा है। तो अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स की लेंथ इक्वल हो जाए तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों सेम है, इसका मतलब ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में अभी आपको पिछले पार्ट में बताया बेस एंगल इक्वल होते हैं। बेस एंगल कौन से होते हैं, जो यहाँ पर करके बन रहे होते हैं जहाँ पे S लिखा हुआ है। तो अगर ये S डिग्री है ना, तो ये भी एग्जैक्टली जहाँ पे मैं आप शेड कर रहा हूँ ये वाला भी कितना होना चाहिए, S डिग्री।
तो ये भी एस डिग्री है, ये भी एस डिग्री है। तो अगर मुझे ये पूरा एंगल पता चल जाए, ये पूरा, तो मैं आसानी से एस की वैल्यू निकाल सकता हूँ। और आप देखिए उन्होंने ये बताया हुआ है कि इतना हिस्सा, सिर्फ इतना हिस्सा, हाफ, ये 42 डिग्री है, इतना, अगला हाफ नहीं बताया हुआ। तो आपको रोम्बस की प्रॉपर्टी पता है कि आपने यहाँ पे पढ़ा है रोम्बस की प्रॉपर्टी में कि रोम्बस में जो डायगनल्स है ना वो एंगल्स को हाफ हाफ कर देते हैं। ये मैंने अभी आपको समझाया है। और देखिए यहाँ पे जो ये डायगनल है ना ए सी, ये देखें ये ए सी, ये डायगनल है, तो ये हाफ कर रहा है किसको, इस एंगल को जो बी और डी के दरमियान ए पे बन रहा है। तो आप इस चीज़ को पहले यहाँ पे मेंशन करें कि जो आपके पास एंगल है, ये मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ कि हमारे पास जो एंगल है इसका नाम है बी ए डी, बी और डी के दरमियान मुकम्मल बनने वाला एंगल बी ए डी, वो क्या है, वो आपके पास क्या होगा, वो होगा 2 टाइम्स ऑफ 42, मतलब डबल होगा। डबल क्यों, क्योंकि अगर यह 42 है इसका अगला हाफ भी क्या होगा, वो भी आपके पास क्या होगा, 42 होगा। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि वो होगा डबल, 2 टाइम्स होगा 42 के। और 2 टाइम्स ऑफ 42 कितना होता है, वो होगा 84 डिग्री। और रीज़न भी लिखेंगे क्यों, क्योंकि ये जो आपके पास एंगल है बी ए डी, ये बेसिकली बाइसेक्ट हो रहा है डायगनल से। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इसकी रीज़न कि डायगनल, कौन सा डायगनल, ए से लेकर सी तक, ए सी क्या करता है, वो बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट किसको, एंगल को, किस एंगल को, बी ए डी को, बी ए डी को। ये रोम्बस की हमारे पास प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको इस तरह लिख देंगे, डायगनल ए सी बाइसेक्ट बी ए डी। बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल पोर्शन में, इक्वल हाफ में आप कह लो डिवाइड कर देना, कन्वर्ट कर देना। तो अगर ये ए सी डायगनल है और इसने एंगल को हाफ ऑफ करना है, ये रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि डायगनल बाइसेक्ट करते हैं एंगल्स को, इंटीरियर को। तो अगर ये 42 है तो इसके साथ वाला भी कितना होगा, 42, और ये 2 दफ़ा 42 हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ 42 लिखा है। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 84 डिग्री। तो इसका मतलब ये टोटल एंगल मिलाकर 84 डिग्री हो जाएगा। तो अगर मैं इसको भी यहाँ पर मिटा दूँ और अब आपको मैं बता दूँ कि भाई ये टोटल तो हमारे पास कितना बन गया, 84 डिग्री, ये और ये पूरा मिलाकर 84 डिग्री। तो अब आप आसानी से इस s की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे ये वाला एंगल जो कि s डिग्री है, इसमें प्लस कर दो क्योंकि बेस एंगल इक्वल होते हैं, जितना यहाँ पे बनेगा उतना ही यहाँ पे बनेगा आइसोसेलेस ट्रायंगल की वजह से। तो ये भी कितना था, s डिग्री, जो यहाँ पर b पे करके बन रहा है। और तीसरा जो भी आपने पूरा एंगल फाइंड आउट कर लिया जो कि कितना है, 84 डिग्री। इन सब का सम किसके इक्वल आना चाहिए, 180 डिग्री के। क्यों, क्योंकि ये बेसिकली एक ट्राइंगल के एंगल का सम है, और ट्राइंगल भी कौन सा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल सम ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, और इसका नाम क्या है, इसका नाम आप ए बी डी कह दें, बी ए डी कह दें, कोई भी इसमें इशू की बात नहीं है। तो मैं इसको आप कह लें ए बी डी कह रहा हूँ, ठीक है, ए बी डी, ठीक है। अब आप इसको आगे से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो आपने ए बी डी एंगल को एस का है, ये भी मेंशन कर दीजिएगा यहाँ पर, तो बेहतर हो जाएगा कि आपके पास जो ए बी डी है वो एस डिग्री है। रीज़न, क्योंकि ये भी एस था तो ये भी एस है, क्योंकि ये बेस एंगल है आइसोसेलेस ट्राइंगल का, बेस एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसका नाम ए बी डी है। ये भी मेंशन कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा कि आपने ये एस था तो ये बेस एंगल था, ये भी एस होगा, इसलिए हमने इसको एस कंसिडर किया है। अब आप आगे इसको सॉल्व करें तो देखें एस डिग्री प्लस एस डिग्री कितना होता है, वो होता है 2s डिग्री, और प्लस 84 डिग्री वैसे का वैसे ही इक्वल टू का साइन, और 180 डिग्री वैसे का वैसे ही। अब ये 84 डिग्री यहाँ पर ऐड हो रहा है, इसको आप इक्वेशन के दूसरे मूव करेंगे तो ये वहाँ जाकर सब्ट्रैक्ट होगा, यानी 180 में से आपको 84 डिग्री को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब 180 में से आप 84 को माइनस करें तो 180 माइनस 84 होता है 96 डिग्री, और यहाँ पर आपके पास क्या बच जाएगा, 2s डिग्री। अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, आप इसको इक्वेशन के दूसरे मूव करेंगे तो वहाँ जाकर ये 96 डिग्री को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, यानी 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाकर 96 को क्या करेगा, डिवाइड। अब 96 डिवाइडेड बाई 2 कर दें, डिवाइडेड बाई 2 करने का मतलब होता है हाफ कर दें, तो 96 का हाफ कितना होता है, वो होता है 48, यानी 2 1 टाइम्स 248 टाइम्स। तो आपके पास आंसर आ गया 48 डिग्री, और यही हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट करके दिखानी थी। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं सिंपल, s इज इक्वल टू 48, ये भी काफ़ी है। तो देखिए हमने s की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। तो इस तरीके से हमने r की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, और इस तरीके से हमने s की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो उम्मीद है आपको ये दोनों पार्ट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे, इनकी प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।